तो समधी जी आखिरकार करते क्या हैं? सुना है कि सेवानिवृत्ति की उम्र तो कब की पार हो चुकी है। उम्मीद है कोई ऐसा वैसा काम नहीं होगा। नई दिल्ली के हृदय लुटियंस जोन में स्थित विरासत नामक एक शानदार पारंपरिक रेस्तरां के महाराजा स्वीट में शाही मेज पर सजे शानदार व्यंजनों के जीवंत रंग और मनमोहक सुगंध फीकी पड़ गई जब हवा में बर्फीला और तीखा सवाल गूंजा। सवाल पूछने वाले थे कर्नल विक्रम सिंह राठौड़। 50 के पार की उम्र में भी एक सैनिक की विशिष्ट आभा, मजबूत कद काठी और गहरे नीले रंग के इस्त्री किए हुए सूट के ऊपर से चमकती उनकी भेदी आंखें यह बताने के लिए काफी थीं कि उन्होंने अपना जीवन किस दुनिया में जिया है। उनकी आवाज में दूसरे व्यक्ति को तौलने और आंकने का इरादा साफ झलक रहा था, जैसे कोई बाजार में किसी चीज का दाम लगा रहा हो या अपने मातहत को अनुशासित कर रहा हो। उन्होंने शिष्टाचार के पतले पर्दे में लिपटी अपनी अशिष्टता को बिना किसी हिचकिचाहट के उजागर कर दिया था। उनकी नजरें एक साधारण गहरे रंग का सूट पहने श्री अरुण वर्मा पर टिकी थीं। उनके आधे सफेद हो चुके बालों को बड़े करीने से संवारा गया था और उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी जिस पर समय के साथ बनी कोमल झुर्रियां थीं। कर्नल के अभद्र सवाल के बावजूद उन्होंने बिना किसी घबराहट के अपनी चाय का कप उठाया और उसकी सुगंध का आनंद लेने लगे। उनके इस शांत रवैये ने कर्नल राठौड़ को और भी असहज कर दिया। मेरे सामने इतनी हिम्मत मन में उठते गुस्से को दबाते हुए कर्नल ने एक बार गला साफ किया। आज की यह बैठक उनके इकलौते बेटे रोहन और श्री अरुण वर्मा की बेटी पूजा के भविष्य को लेकर थी। भारतीय सेना में एक कर्नल जो जल्द ही ब्रिगेडियर बनने वाले थे और एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले परिवार के बीच यह मुलाकात कर्नल राठौड़ के लिए यह शादी की अनुमति देने का अवसर नहीं बल्कि एक तरफा मूल्यांकन का मंच था। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका बेटा ऐसे परिवार की लड़की के साथ जुड़े। उनका बेटा रोहन बचपन से ही जनरल बनने की बातें सुनकर बड़ा हुआ था। एक प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से स्नातक करने के बाद वह वर्तमान में देश की एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी की रणनीति टीम में अपनी क्षमताओं के लिए जाना जाता था। वह एक ऐसा हीरा था जिसे कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता था। जब ऐसे बेटे ने पूजा नाम की एक साधारण कार्यालय कर्मचारी के प्यार में पड़कर शादी करने का फैसला किया तो कर्नल को ऐसा लगा जैसे उनका खून खौल रहा हो। पापा, आप यह क्या कह रहे हैं? तनावपूर्ण माहौल को बेटे रोहन ने तोड़ा। उसने अपने पीले पड़ चुके चेहरे से अपने पिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन कर्नल ने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे के कमजोर रवैये पर असंतोष जताते हुए नाक सिकोड़ी। मैंने सिर्फ वही पूछा है जो मुझे जानना है। यह दो परिवारों के बीच का एक महत्वपूर्ण अवसर है। एक दूसरे के बारे में जानना स्वाभाविक है कि नहीं? क्यों समधन जी? कर्नल की नजरें अब श्री अरुण वर्मा की पत्नी श्रीमती सुधा वर्मा पर थीं। सुधा जी एक शांत और गरिमापूर्ण महिला थीं, जिनका चेहरा पूजा से बहुत मिलता जुलता था। उन्होंने कोई महंगे कपड़े या गहने नहीं पहने थे, लेकिन उनकी उपस्थिति किसी भी डिजाइनर पोशाक पहने व्यक्ति से अधिक शाही थी। वह कर्नल की पत्नी यानी रोहन की मां मालिनी राठौड़ से बिल्कुल अलग थीं। सिर से पांव तक नवीनतम डिजाइनर ब्रांडों में लिपटी और भारी गहनों से लदी मालिनी जी ऐसी लग रही थीं मानो वह अपनी संपत्ति और हैसियत का प्रदर्शन करने आई हों। वह अपने पति के असभ्य व्यवहार को रोकने के बजाय अपनी मुस्कान में एक उपहास के साथ उसे प्रोत्साहित कर रही थीं। सुधा वर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया। उनकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें निहित शक्ति हल्की नहीं थी। मेरे पति ने लंबे समय तक देश की सेवा की है और कुछ समय पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। अब वे सादगी से बागवानी करते हैं और किताबें पढ़कर एक शांत सेवानिवृत्त जीवन बिता रहे हैं। उनके पास कोई विशेष पदवी नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके। देश की सेवा की? वाह, क्या खूब कहा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने वास्तव में क्या काम किया है? ऐसा तो नहीं कि आप किसी सरकारी दफ्तर में सिर्फ कागजात पर मुहर लगाने का काम करते थे? कर्नल के ताने से माहौल ठंडा पड़ गया। बेटी पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे वह अभी रो देगी, और रोहन ने अपने होंठ काटते हुए मुट्ठियां भींच ली। क्या यह शादी एक अच्छा फैसला है? पूजा को पहली बार अपने चुनाव पर पछतावा होने लगा। वह रोहन से प्यार करती थी, वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बर्दाश्त करना असंभव था। कर्नल राठौड़ का अहंकार यही नहीं रुका। उन्होंने एक अन्वेषक की तरह पूजा के परिवार के बारे में सब कुछ पूछना शुरू कर दिया। वे कहाँ रहते हैं?
क्या उनका अपना घर है? क्या उन्होंने सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी की है? और पूजा के नाम पर कितनी संपत्ति छोड़ी जाएगी? हर सवाल में कांटे थे और दूसरे को नीचा दिखाने वाली नजर साफ थी। हम दिल्ली के पास एक छोटे से अपार्टमेंट में किराए पर रहते हैं। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बाद हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं बचा। सेवानिवृत्ति के बाद हमें अपनी पेंशन पर ही गुजारा करना होगा। श्री वर्मा ने शांति से जवाब दिया तो कर्नल ने मानो इसी का इंतजार कर रहे हों अपनी जबान चटखारी। हम पेंशन, वह कितनी होती होगी? हमारा रोहन भविष्य में जो कमाएगा उसके सामने तो वह कुछ भी नहीं है। अंत में यह तो हमारे रोहन की कमर तोड़ने वाला है कि नहीं समधी जी? उन्होंने श्री वर्मा को समधी कहकर पुकारा, लेकिन उस संबोधन में न्यूनतम सम्मान भी नहीं था, बल्कि यह दया और उपेक्षा से भरा एक मजाक था। पूजा ही हमारी सब कुछ है। वह एक अनमोल बेटी है जिसे पैसे से नहीं तौला जा सकता। हमारे लिए बस इतना ही काफी है कि रोहन उसे प्यार करे और उसकी देखभाल करे। सुधा वर्मा ने दृढ़ता से कहा, लेकिन कर्नल के लिए यह एक हारे हुए व्यक्ति का बहाना मात्र था। उन्होंने गर्व से अपनी छाती चौड़ी की और जैसे कोई एहसान कर रहे हों कहा, बेशक जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं शादी रोकने का इरादा नहीं रखता, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी के बाद पूजा को अपनी नौकरी छोड़कर घर संभालने पर ध्यान देना होगा। हमारा परिवार पीढ़ियों से देश की सेवा करने वाला सैन्य परिवार रहा है। बहू बनने के लिए उसे हमारे परिवार के अनुरूप गरिमा और घरेलू गुण रखने होंगे। और मैं यह भी चाहूंगा कि ससुराल वाले हमारे पारिवारिक मामलों में दखलंदाजी न करें। हमारे परिवार का एक स्तर है और मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं। यह कोई प्रस्ताव नहीं बल्कि एक फरमान था। यह पूजा के सपनों और भविष्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करने और उसके परिवार का अपमान करने जैसा था। पूजा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। अंकल, यह तो बहुत ज्यादा है। मुझे अपनी नौकरी क्यों छोड़नी पड़ेगी? और आप मेरे माता पिता के बारे में इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? आप जानते भी हैं वे कौन हैं। अरे, बड़ों से जबान लड़ाती हो। अभी तो तुम मेरी बहू भी नहीं बनी हो और अभी से इतनी हिम्मत दिखा रही हो। कर्नल ने चिल्लाया तो रोहन ने जल्दी से पूजा को रोकते हुए अपने पिता से विनती की, पापा प्लीज बस कीजिए। यह पूजा और उसके परिवार का अपमान है। मैं उससे प्यार करता हूं। प्लीज उनका सम्मान कीजिए। सम्मान? अरे लड़के, होश में आओ। यह दुनिया सिर्फ प्यार से नहीं चलती। शादी एक हकीकत है, एक सौदा। हमें यह ध्यान से देखना होगा कि दूसरा परिवार हमारे परिवार के लिए क्या कर सकता है। क्या वे मेरे भविष्य में मददगार होंगे? तुम मेरे बेटे हो, एक ऐसा इंसान जो इस देश का नेतृत्व करेगा। क्या तुम ऐसी लड़की के लिए मेरा भविष्य बर्बाद करना चाहते हो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है? कर्नल की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही थी। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसने अपना विवेक खो दिया हो। जीवन भर की अपनी हैसियत, सम्मान और अपने बेटे से विकृत अपेक्षाओं ने उसे एक राक्षस में बदल दिया था। तब तक जो चुपचाप स्थिति को देख रहे थे। श्री अरुण वर्मा ने धीरे से अपने नैपकिन से मुंह पोंछा और अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे से वह सौम्य मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह एक ठंडी चुप्पी ने ले ली थी जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। कर्नल राठौड़। उन्होंने पहली बार कर्नल के पद का उच्चारण किया। उस धीमी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। शोर मचाते कर्नल भी एक पल के लिए चुप हो गए और उन्हें देखने लगे। हमें पुरुषों के बीच कुछ बात करनी है, चलिए उस तरफ चलते हैं। श्री वर्मा ने स्वीट के कोने में एक छोटी मेज की ओर इशारा किया। कर्नल एक पल के लिए हिचकिचाए। उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की आंखों में उन्होंने एक पल के लिए एक सैनिक की आभा महसूस की। न केवल एक साधारण सैनिक बल्कि एक युद्ध क्षेत्र के कमांडर की ठंडी चमक। लेकिन यह बस एक पल के लिए था। उन्होंने जल्द ही एक हंसी उड़ाई और अहंकार से सिर हिलाया। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं सुनना चाहूंगा कि आप हमारे बेटे का भविष्य रोककर भी इस शादी को कराने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? कर्नल गर्व से उठे और श्री वर्मा के पीछे चल दिए। पीछे छोटी महिलाओं के बीच एक भारी चुप्पी छा गई। पूजा सिसक रही थी और रोहन की मां मालिनी असंतोष के साथ अपने नाखूनों को देख रही थीं। केवल सुधा वर्मा ही अपनी शांत मुद्रा में बैठी थीं और स्वीट के बंद दरवाजे को देख रही थीं। उनकी आंखें गहरी और शांत थीं, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का समुद्र। उस दिन दिल्ली के उस आलीशान रेस्तरां में एक ऐसी किस्मत की लहर चुपचाप आ रही थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
दोनों पुरुषों के बीच छोटी मेज पर तनावपूर्ण माहौल था। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ ने अपनी बाहें बांधकर और पैर पर पैर रखकर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति को घूर कर देखा। उनके पूरे शरीर से यह भाव झलक रहा था कि मैं तुमसे बेहतर हूं। इसके विपरीत श्री अरुण वर्मा अपनी कमर सीधी करके बैठे थे। उनकी मुद्रा दृढ़ थी लेकिन कठोर नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह गरिमा कई वर्षों के अभ्यास से उनके स्वभाव का हिस्सा बन गई हो। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप कोई बहाना बनाने के लिए मुझे यहां लाए हैं? कर्नल ने बातचीत शुरू की। उन्हें विश्वास था कि इस बातचीत का नियंत्रण उनके हाथ में है। श्री वर्मा ने जवाब देने के बजाय अपना चाय का कप उठाया और चुपचाप एक घूंट पी। उनकी चुप्पी कर्नल की अधीरता को और बढ़ा रही थी। कितनी निराशाजनक बात है। चलिए मुझे बताइए कि हमारे रोहन को आपकी बेटी से शादी क्यों करनी चाहिए? उसमें ऐसी क्या खास बात है? जहां तक मैं देख सकता हूं, आपकी बेटी रोहन के लिए किसी भी तरह से मददगार नहीं है, बल्कि वह उसके भविष्य के रास्ते में एक बोझ बनेगी। मददगार? श्री वर्मा ने धीरे से दोहराया। कर्नल साहब, तो आप शादी को इस आधार पर आंकते हैं कि वह मददगार है या नहीं? बेशक, शादी एक सौदा है। इसके लिए सावधानी पूर्वक गणना और रणनीति की आवश्यकता होती है। प्यार, यह तो बस कुछ दिनों का भावनात्मक खेल है जो ठंडा पड़ जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या दोनों परिवार एक दूसरे के लिए फायदेमंद संबंध बना सकते हैं। कर्नल ने अपने सिद्धांतों का उत्साहपूर्वक बखान किया। कह की बात करके उन्होंने अपना पूरा जीवन सेना के पदानुक्रम और वर्गीय समाज में बिताया था। उनके लिए दुनिया पूरी तरह से रैंक और हितों पर आधारित थी। मानवीय संबंध भी उसी का विस्तार थे। जो लोग उनसे ऊंचे पद पर थे या उनके लिए उपयोगी थे, उनके सामने वह पूरी तरह से झुक जाते थे, और जो नहीं थे उन पर वह बेरहमी से शासन करते थे। यही उनका जीने का तरीका था। क्या आप जानते हैं कि हमारा परिवार क्या है? मेरे दादाजी 1965 के युद्ध के नायक थे और मेरे पिता ने भी एक अन्य युद्ध में असाधारण वीरता दिखाई थी। मैंने भी उनके खून का वारिस होते हुए अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है और इस पद तक पहुंचा हूं। जल्द ही मैं जनरल बन जाऊंगा। मेरे बेटे रोहन को भी मेरा ही खून विरासत में मिला है। भले ही उसने सेना का रास्ता नहीं चुना, लेकिन वह समाज में एक नेता बनने के लिए ही बना है। इसलिए जो महिला मेरे बेटे की पत्नी बनेगी, उसे कम से कम हमारे परिवार के स्तर का होना चाहिए। शायद किसी शीर्ष मंत्री या सचिव की बेटी ही हमारे लायक होगी। उनकी आवाज ऊंची होती जा रही थी और उनका चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया था। उन्होंने अपने शानदार परिवार और पृष्ठभूमि का बखान करते हुए दूसरे व्यक्ति पर हावी होने की कोशिश की। श्री वर्मा चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल चट्टान गुस्से में उफनती लहरों को चुपचाप सह रही हो। जब कर्नल का भाषण समाप्त हुआ तो उन्होंने शांति से बोलना शुरू किया। आपका परिवार महान है। आपने देश के लिए जो समर्पण किया है वह सराहनीय है। उनके शब्द सच्चे लग रहे थे, लेकिन कर्नल ने इसे अपने सामने समर्पण का संकेत माना। उन्होंने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। अब बात कुछ समझ में आई। तो क्यों ना आप इस शादी पर पुनर्विचार करें? हमारे रोहन का रास्ता रोकने के बजाय अपनी बेटी के लिए उसकी हैसियत के किसी व्यक्ति को ढूंढना ही समझदारी होगी। मेरी बेटी और आपके बेटे एक दूसरे से प्यार करते हैं। श्री वर्मा की आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ संकल्प था। मैं उन दोनों के प्यार पर विश्वास करता हूं और उसका सम्मान करता हूं। मेरा मानना है कि शादी दो लोगों के बीच होती है, परिवारों के बीच नहीं। हां, लगता है आपको अभी भी स्थिति समझ नहीं आई है। प्यार जैसी हवाई बातें करना बंद कीजिए। आप जैसे लोगों की वजह से ही आजकल के युवा बिना सोचे समझे शादी कर लेते हैं और फिर आसानी से तलाक कर दे देते हैं। सच सच बताइए, क्या आप हमारी दौलत देखकर अपनी बेटी की शादी हमसे नहीं कराना चाहते? कर्नल के अभद्र शब्दों से श्री वर्मा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उनकी सौम्य आंखों में एक पल के लिए ठंडी चमक आ गई। आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं कर्नल साहब। सीमा लांघ रहा हूं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं जानता हूं कि आप जैसे गरीब लोग एक अमीर दामाद पाकर अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं, हमने यह शादी पैसे के लिए स्वीकार नहीं की है। हमने रोहन के चरित्र को देखकर इसे स्वीकार किया है। लेकिन श्री वर्मा एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने कर्नल की आंखों में सीधे देखा।
उनकी नजरें तलवार की धार की तरह तेज थीं। अब यह चिंता का विषय है कि आपके जैसा व्यक्ति उसका पिता है। क्या क्या कहा तुमने? कर्नल अपनी सीट से उछल पड़े। वह इतने गुस्से में थे कि जैसे अभी मुक्का मार देंगे। जो कोई भी उनके अधिकार को चुनौती देता वह उसे माफ नहीं कर सकते थे, चाहे वह उनका भविष्य का समधि ही क्यों ना हो। तुमने मेरा अपमान किया है। तुम जानते हो मैं कौन हूं जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो? शांत हो जाइए कर्नल साहब, यह एक सार्वजनिक स्थान है। श्री वर्मा अभी भी अपनी सीट पर बैठे हुए शांति से उन्हें देख रहे थे। उनके शांत रवैये ने कर्नल को और भी ज्यादा भड़का दिया। तुम मुझे शांत रहने की सलाह दे रहे हो? ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। मैं इस शादी को कभी मंजूर नहीं करूंगा। तुरंत मेरे बेटे के सामने से अपनी बेटी को लेकर दफा हो जाओ। कर्नल की चीख सुनकर स्वीट का दरवाजा खुला और उनकी पत्नी, बेटे पूजा और सुधा वर्मा घबराए हुए चेहरों के साथ अंदर आए। पापा, क्या हुआ? रोहन ने दौड़कर अपने पिता का हाथ पकड़ा, लेकिन कर्नल ने उसे झटक दिया और चिल्लाना बंद नहीं किया। तुम सब सुनो, आज से यह शादी रद्द है। मैं किसी ऐसे परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता जिसका कोई अता पता न हो। उनके इस व्यवहार से पूजा आखिरकार अपने आंसू नहीं रोक पाई और रोते हुए रेस्तरां से बाहर भाग गई। पूजा, रोहन जल्दी से उसके पीछे भागा। पीछे छूटे बड़ों के बीच एक अजीब और ठंडी खामोशी छा गई। कर्नल अभी भी गुस्से में हाँफ रहे थे और श्री वर्मा को घूर रहे थे। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे बेटे को बहकाया और यह सब किया। मालिनी जी भी अपने पति के पक्ष में बोली। अरे समधी जी, यह तो बहुत ज्यादा है। आप उनसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? आप जानते हैं मेरे पति कौन है? सच है, जिन लोगों का कोई स्तर नहीं होता वे अलग ही होते हैं। वह जाहिर तौर पर तो ताना मार रही थीं, लेकिन मन ही मन खुश थीं। यह शादी उन्हें शुरू से ही पसंद नहीं थी और अब इसके टूटने से उन्हें राहत महसूस हो रही थी। सारे आरोप श्री और श्रीमती वर्मा पर मढ़े जा रहे थे। तब तक जो चुपचाप खड़ी थीं, सुधा वर्मा अपनी जगह से उठी। मुझे लगता है कि आज की यह बैठक यहीं समाप्त होनी चाहिए। उनकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। वह अपने पति श्री वर्मा के पास गईं और धीरे से उनका हाथ पकड़ा। चलिए, अब चलते हैं। यह जगह हमारे लिए नहीं है। श्री वर्मा ने चुपचाप सिर हिलाया और अपनी पत्नी के साथ मुड़ गए। उनकी पीठ झुकी हुई नहीं थी, बल्कि वे अपने घायल सम्मान की रक्षा करते हुए सीधे और गरिमापूर्ण लग रहे थे। एक मिनट, क्या तुम लोग ऐसे ही चले जाओगे? कर्नल ने उन्हें रोका। तुम्हें माफी मांगकर जाना चाहिए, मेरा अपमान करने के लिए। श्री वर्मा धीरे से पीछे मुड़े। उनके चेहरे पर अब कोई सौम्य मुस्कान नहीं थी। उन्होंने एक गहरी झील की तरह शांत लेकिन अथाह आंखों से कर्नल को देखा। माफी हमें नहीं, बल्कि आपको मांगनी चाहिए। यह कहकर श्री और श्रीमती वर्मा बिना किसी पछतावे के स्वीट से बाहर निकल गए। कर्नल अविश्वास में उन्हें जाते हुए देखते रहे, फिर गुस्से में चिल्लाए, अरे देखो तो इनकी हिम्मत! कोई है, इन लोगों को रोको। लेकिन उनकी चीख का किसी ने जवाब नहीं दिया। पीछे रह गई थी एक टूटी हुई बैठक, एक पिता का विकृत गुस्सा जो यह सोच रहा था कि उसका बेटा एक साधारण लड़की के कारण बर्बाद हो गया, और आने वाले एक बड़े तूफान की आहट। दरारें अब इतनी गहरी हो चुकी थीं कि उन्हें भरना नामुमकिन था। रेस्तरां विरासत से निकलकर श्री अरुण वर्मा और सुधा वर्मा चुपचाप दिल्ली की शांत सड़कों पर चलने लगे। शरद धतु की शाम की सुंदरता भी उनके घायल दिलों को सुकून नहीं दे पा रही थी। सुधा वर्मा ने पहले चुप्पी तोड़ी। आप ठीक हैं जी? उन्होंने अपने पति के तनावपूर्ण चेहरे को चिंता से देखा। अपने पूरे जीवन में उन्होंने अपने पति को इस तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए शायद ही कभी देखा था। वह हमेशा एक पहाड़ की तरह स्थिर और समुद्र की तरह गहरे थे। श्री वर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। मैं ठीक हूं। तुम्हारे और हमारी पूजा को जो चोट पहुंची है उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। मुझे सब्र रखना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। नहीं जी, अगर आप सब्र रखते तो मैं नहीं रख पाती। वह आदमी बहुत ही असभ्य था। कोई किसी के मुंह पर ऐसी बातें कैसे कर सकता है? सुधा वर्मा की आवाज कांप रही थी। अपनी बेटी पूजा को हुए अपमान और चोट के बारे में सोचकर उनका दिल दुख रहा था। पूजा ठीक होगी, उसे ठीक होना होगा। रोहन एक अच्छा और समझदार लड़का है, अपने पिता जैसा नहीं, इसीलिए हमारी पूजा ने उसे चुना। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया।
यह दशकों के साथ का गहरा विश्वास और सुकून था जो केवल वे दोनों ही साझा कर सकते थे। तभी एक काली लग्जरी सेडान उनके सामने आकर रुकी। कार से रेस्तरां का मैनेजर उतरा। वह झुककर श्री और श्रीमती वर्मा के पास आया। सर, मैडम, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे आपको अंदर तक छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था। मैनेजर का रवैया रेस्तरां के अंदर के रवैये से 180 डिग्री अलग था। जब वे पहली बार रेस्तरां पहुंचे थे तो मैनेजर ने उनके साधारण पहनावे को देखकर उन्हें स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया था। आरक्षण का नाम जांचने और यह जानने के बाद कि वे कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ के मेहमान हैं, उसने अनिच्छा से उन्हें स्वीट तक पहुंचाया था। लेकिन अब उसके चेहरे पर घबराहट और सम्मान का मिला जुला भाव था। कोई बात नहीं, हम खुद चले जाएंगे, श्री वर्मा ने विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन मैनेजर अड्डा रहा। नहीं सर, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। कृपया कार में बैठिए, मैं आपको सुरक्षित घर तक छोड़ दूंगा। आप किस गलती की बात कर रहे हैं? सुधा वर्मा ने हैरानी से पूछा। तो मैनेजर एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सावधानी से बोला, जब आप स्वीट से बाहर जा रहे थे तो मैंने आपकी बातचीत सुन ली। और फिर वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका और श्री वर्मा के चेहरे को देखने लगा। उसकी नजर श्री वर्मा के सूट की भीतरी जेब में रखे एक पेन पर थी। उस साधारण से दिखने वाले पेन पर एक बहुत छोटा सा प्रतीक बना हुआ था जिसे केवल जानने वाले ही पहचान सकते थे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, अशोक स्तंभ। यह प्रतीक भारतीय सशस्त्र बलों में केवल उच्चतम रैंक के अधिकारियों को दिए जाने वाले स्मृति चिन्हों पर उकेरा जाता था। मैनेजर एक पूर्व सैनिक था। भले ही वह एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर चीओ के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था, लेकिन वह सेना की कार्यप्रणाली और रैंकों के बारे में किसी से भी बेहतर जानता था। उसकी नजर में श्री वर्मा कोई साधारण सेवानिवृत्त व्यक्ति नहीं थे। उनकी सीधी मुद्रा, नपा तुला लहजा और सामने वाले को दबा देने वाली उनकी प्रभावशाली आंखें, सब कुछ यह बता रहा था कि उन्होंने अपना जीवन सेना में बिताया था, और वह भी बहुत ऊंचे पद पर। और उस अशोक स्तंभ के प्रतीक ने उसके शक को यकीन में बदल दिया था। कहीं यह वही तो नहीं? मैनेजर के दिमाग में एक चेहरा कौंधा। कुछ साल पहले गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों के दौरान जब वह रक्षा मंत्रालय गया था तो उसने गलियारे में एक सौम्य चेहरे वाले व्यक्ति को देखा था जिसके पीछे लोहे जैसी करिश्मा छिपी थी। उसे आज भी याद है कि तत्कालीन सेना प्रमुख ने उन्हें पूरी श्रद्धा से सलाम किया था। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मैनेजर की आवाज थोड़ी कांप रही थी। श्री वर्मा ने देखा कि मैनेजर की नजर उनके पेन पर है। उन्होंने महसूस किया कि अब अपनी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अरुण वर्मा। यह नाम सुनते ही मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैर कांपने लगे और वह लगभग वहीं गिरने वाला था। अरुण वर्मा, पूर्व उपथल सेनाध्यक्ष जनरल अरुण वर्मा। कुछ साल पहले अपने शानदार सैन्य करियर के चरम पर उन्होंने अचानक सेवानिवृत्ति ले ली थी और एक सामान्य जीवन में लौट आए थे, जिससे कई सैनिक निराश और हैरान रह गए थे। वह एक महान हस्ती थे और ऐसे व्यक्ति को एक मामूली कर्नल अपमानित कर रहा था। मैनेजर को अपनी मूर्खता और अशिष्टता पर अपने शरीर का खून ठंडा पड़ता महसूस हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने लोगों को उनके पहनावे से आंका था और सत्ता के सामने बेशर्मी से सिर झुकाया था, और उसे अपने आप पर बेहद शर्म आई। जनरल साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस नाचीज ने आपको नहीं पहचाना, वह लगभग रोते हुए बोला और जमीन पर घुटने टेकने को तैयार था। जनरल अरुण वर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे धीरे से उठाया। ऐसा मत करो, मैं अब वर्दी उतार चुका एक आम नागरिक हूं। जनरल का खिताब मेरे लिए नहीं है। नहीं साहब, आप हमेशा हमारी सेना के सितारे रहेंगे। मैं कैसे आपके साथ? मैनेजर अपनी बात पूरी नहीं कर सका और बस सिर झुकाए खड़ा रहा। उसकी नजर में कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ जैसा व्यक्ति जनरल अरुण वर्मा के सामने कुछ भी नहीं था, और ऐसे व्यक्ति ने अपने महान वरिष्ठ और एक महान कमांडर के सामने अपने परिवार और पद का घमंड दिखाते हुए उनका अपमान किया था। यह केवल एक व्यक्तिगत अशिष्टता नहीं थी, बल्कि सेना के अनुशासन और सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा था। कर्नल राठौड़ को अभी बहुत कुछ सीखना है एक सच्चा सैनिक बनने के लिए, जनरल अरुण वर्मा ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि निराशा और अफसोस था। एक सैनिक का सच्चा सम्मान उसके रैंक से नहीं,
बल्कि देश और लोगों के प्रति उसकी वफादारी और नेक चरित्र से आता है। यह बात कर्नल राठौड़ अभी तक नहीं समझ पाए थे। आज की बात को भूल जाना और कर्नल राठौड़ से भी इसका जिक्र मत करना। लेकिन जनरल साहब, यह मेरा निजी मामला है, मैं इसे खुद संभाल लूंगा, इसीलिए कोई हंगामा खड़ा मत करना। जनरल वर्मा की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक ऐसा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। मैनेजर बिना कुछ कहे केवल सिर झुका सका। जी साहब, मैं ध्यान रखूंगा। मैनेजर ने अंततः अपनी कार में जनरल वर्मा और उनकी पत्नी को उनके घर तक पहुंचाया। कार में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन रियर व्यू मिरर से जनरल साहब के चेहरे को देखते हुए वह गहरे सम्मान और कर्नल राठौड़ के प्रति गुस्से को दबा रहा था। इस बीच रेस्तरां में रह गए कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ अभी भी गुस्से में अपने बेटे रोहन को डांट रहे थे। तुमने ऐसे परिवार के साथ रिश्ता ही क्यों जोड़ा? तुरंत उससे रिश्ता तोड़ दो। मेरे जीते जी मैं यह शादी कभी नहीं होने दूंगा। पापा, बस कीजिए। पूजा ऐसी लड़की नहीं है जिसके बारे में आप ऐसा कहें। और आप होते कौन हैं? मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? क्या अब तुम अपने बाप से जबान लड़ाओगे? मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रहा हूं। पिता पुत्र की बहस के बीच मालिनी जी आग में घी डाल रही थीं। विक्रम, शांत हो जाइए। ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। रोहन, तुम भी होश में आओ। क्या तुम ऐसी लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? मैं तुम्हें उससे बेहतर लड़कियां दिलवाऊंगी। मंत्री की बेटी, उद्योगपति की बेटी, लाइन लगी हुई है। रोहन को अपने परिवार से गहरी निराशा हुई। उसके पिता और मां, जो उसकी प्रेमिका का अपमान कर रहे थे और शादी को सिर्फ एक सौदा समझ रहे थे। उसने सोचा कि वह अब और उनके साथ नहीं रह सकता। बस मुझे पूजा के बिना नहीं रहना है। अगर आप आखिर तक विरोध करेंगे तो मैं आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए भी तैयार हूं। मतलब के साथ हाथ के पहले पर। क्या यह लड़का? कर्नल अपने बेटे की इस घोषणा से इतने स्तब्ध थे कि कुछ बोल नहीं पाए। उसी पल उनका मोबाइल फोन जोर से बजा। स्क्रीन पर उनके सीधे वरिष्ठ अधिकारी, कोर कमांडर, एक 3 स्टार जनरल का नाम चमक रहा था। कर्नल ने जल्दी से अपना आसन ठीक किया और फोन उठाया। जय हिंद सर, कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ बोल रहा हूं। विक्रम, तुम अभी कहां हो? फोन के दूसरी तरफ से कोर कमांडर की आवाज हमेशा की तरह नहीं, बल्कि ठंडी और भारी थी। कर्नल को एक बुरे पूर्वाभास ने घेर लिया। जी सर, मैं परिवार के साथ डिनर पर था। मैंने सुना है कि आज तुम्हारी एक बैठक थी। सामने वाला परिवार कैसा है? जी, अरे कुछ खास नहीं है सर, इसलिए मैं इस शादी को रद्द करने जा रहा हूं। कर्नल ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। उसी पल फोन के दूसरी तरफ से कमांडर की गहरी सांस की आवाज आई। विक्रम, लगता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुरंत मेरे दफ्तर आओ। नहीं, मैं ही वहां आता हूं। तुम कहां हो? कोर कमांडर की आवाज में हड़बड़ाहट, गुस्सा और एक अनजाना डर मिला हुआ था। कर्नल को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उन्होंने अपने रेस्तरां का पता बता दिया। फोन काटने के बाद भी वह हैरान थे। कोर कमांडर को उनकी बैठक के बारे में कैसे पता चला और वह इतना उत्तेजित क्यों थे, वह समझ नहीं पा रहे थे। फोन कमांडर के एक सलाम की बात भी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन पर कौन सा तूफान आने वाला है। सच्चाई की परतें अब बस खुलनी शुरू ही हुई थीं। जब कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ ने अपने कोर कमांडर से बात समाप्त की तो उनके माथे पर पसीने की एक हल्की परत थी। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अजय मेहरा सेना में एक शेर के रूप में जाने जाते थे, जो अपनी सख्ती और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनका इस समय, और वह भी एक निजी मामले के लिए, उनसे मिलने आना एक असाधारण घटना थी। कर्नल ने शांत रहने का नाटक करते हुए अपनी टाई ठीक की। क्या बात हो सकती है? क्या यूनिट में कोई समस्या हो गई है या उनका दिमाग और तेजी से चल रहा था? यह निश्चित रूप से थोड़ी देर पहले हुई बैठक की वजह से नहीं हो सकता। कोर कमांडर एक कर्नल के पारिवारिक मामलों में क्यों दखल देंगे? शायद कोई तत्काल सैन्य मामला सामने आया है और चूंकि मैं पास में हूं, वह सीधे निर्देश देना चाहते हैं। हां, ऐसा सोचना ही तर्कसंगत था। कर्नल ने खुद को समझाते हुए फिर से एक अधिकारपूर्ण परिवार के मुखिया का रूप धारण कर लिया। पापा, कोर कमांडर साहब यहां क्यों आ रहे हैं? उनके बेटे रोहन ने चिंतित होकर पूछा तो कर्नल ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। हम
मेरे जैसे पद पर यह सब सामान्य है। शायद यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण मामला होगा। यह एक ऐसी दुनिया है जिसकी तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपने बेटे के सामने अपने महत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी हाल की चिंता को छिपाने की कोशिश की। उनकी पत्नी मालिनी ने भी उनके शब्दों का समर्थन किया। बिल्कुल, मेरे पति कोई मामूली इंसान नहीं है। वह जल्द ही जनरल बनने वाले हैं। रोहन, तुम भी समझदारी से काम लो। तुम्हारे पिता देश के लिए दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और तुम एक ऐसी लड़की के लिए उन्हें परेशान कर रहे हो जिसका कोई अता पता नहीं है। मां, प्लीज बस कीजिए। पूजा के परिवार में क्या बुराई है? आप दोनों ने आज बहुत गलत किया। मैं यह शादी हर हाल में करूंगा। अगर आप लोग इजाजत नहीं देंगे तो हम दोनों अलग जाकर रहेंगे। रोहन अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसके दृढ़ रवैये से कर्नल और उनकी पत्नी के चेहरे सख्त हो गए। यह तथ्य कि उनका बेटा उनके नियंत्रण से बाहर हो रहा था उनके लिए दुनिया के ढह जाने जैसा था। यह लड़का, सच में। जैसे ही कर्नल अपनी आवाज ऊंची करने वाले थे, स्वीट का दरवाजा धीरे से खुला और वही मैनेजर अंदर आया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी कमर लगभग 90 डिग्री झुकी हुई थी। वह कर्नल से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं। माफ कीजिए सर, कुछ बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले हैं, इसलिए अगर आप थोड़ी तैयारी कर लें तो। मैनेजर की आवाज बहुत धीमी थी और उसका सामान्य आत्मविश्वास कहीं खो गया था। कर्नल ने सोचा कि वह उनके प्रति सम्मान दिखा रहा है और गर्व से कहा, इतना घबराने की क्या बात है? कोर कमांडर साहब आ रहे हैं, मुझे पहले से पता है। जाओ और सबसे अच्छी शराब और नाश्ते का इंतजाम करो, उनके स्तर के अनुरूप। जी सर। मैनेजर कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया और चुपचाप चला गया। उसके पीछे रेस्तरां के अन्य कर्मचारी तेजी से काम करने लगे। वे कर्नल की मेज के बजाय स्वीट में सबसे सम्मानित स्थान को सावधानी से साफ कर रहे थे और नए बर्तन रख रहे थे। उनका रवैया ऐसा था जैसे वे किसी राजा का स्वागत करने वाले हों। कर्नल को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे कोर कमांडर के लिए एक विशेष तैयारी मानकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें इस बात से भी संतोष हुआ कि उनका इतना रुतबा है। समय बीतने के साथ स्वीट के अंदर का माहौल और भी भारी होता गया। रोहन लगातार पूजा को फोन कर रहा था, लेकिन वह जवाब नहीं दे रही थी। प्लीज प्लीज, तुम ठीक हो? वह अपने पिता के प्रति गुस्से और पूजा की चिंता से परेशान था। मालिनी उबकर अपनी हीरे की अंगूठी से खेल रही थीं। केवल कर्नल ही सीधी मुद्रा में बैठे हुए अपने आने वाले वरिष्ठ का इंतजार कर रहे थे। वह इस अवसर का उपयोग करके कोर कमांडर के प्रति अपनी वफादारी और क्षमता को एक बार फिर से साबित करना चाहते थे, ताकि आने वाले प्रमोशन में उन्हें मदद मिले। कुछ देर बाद रेस्तरां के बाहर से गाड़ियों की हल्की आवाज आने लगी। जो पहले एक गाड़ी की आवाज लग रही थी, वह जल्द ही कई गाड़ियों के एक साथ रुकने की भारी आवाज में बदल गई। उस शांत रात में यह शोर असामान्य था। कर्नल ने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन स्वीट की खिड़कियां बंद थीं। एक खामोशी के बाद स्वीट का दरवाजा फिर से खुला। मैनेजर लगभग रोने जैसी सूरत बनाए खड़ा था। उसके पीछे रेस्तरां के सभी कर्मचारी एक कतार में खड़े थे और उनके सिर गहरे झुके हुए थे। यह दृश्य किसी ऐतिहासिक फिल्म में राजा का स्वागत करने वाले दरबारियों जैसा था। कर्नल अपनी सीट से उछल पड़े। कोर कमांडर साहब आ गए हैं। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और जोर से सलामी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन दरवाजे से केवल कोर कमांडर ही अंदर नहीं आए थे। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अजय मेहरा सबसे आगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर सामान्य दबदबे के बजाय सफेदी छाई हुई थी। वह ऐसे लग रहे थे जैसे किसी की सुरक्षा कर रहे हों या किसी के साथ लाए गए हों। उनके पीछे उनके स्टाफ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी अपराधियों की तरह सिर झुकाए चल रहे थे। और अंत में जब उनके पीछे के लोग सामने आए तो कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ का समय वहीं रुक गया। वे वही लोग थे जिन्हें उन्होंने थोड़ी देर पहले अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। श्री अरुण वर्मा और सुधा वर्मा उसी साधारण सूट और साड़ी में, और उनके बगल में उनकी बेटी पूजा, जिसकी आंखें रो रोकर सूज गई थीं, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था और उसका हाथ कसकर पकड़े हुए उनका बेटा रोहन खड़ा था। कर्नल ने अपनी आंखें मली। उन्होंने सोचा कि वह सपना देख रहे हैं,
ये साधारण दिखने वाले बुजुर्ग कोर कमांडर के साथ क्यों है, और वह भी इतने सम्मान के साथ है? कमांडर साहब, यह सब क्या है? कर्नल ने हकलाते हुए पूछा, तो जनरल मेहरा ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने केवल श्री अरुण वर्मा की ओर रुख किया और एक सैनिक के रूप में सबसे गहरे सम्मान के साथ अपनी कमर झुकाई। जनरल साहब, आपको यहां तक आने का कष्ट हुआ, इसके लिए हमें बहुत अफसोस है। कृपया अंदर आइए। जनरल साहब, कर्नल ने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। लेफ्टिनेंट जनरल अजय मेहरा भारतीय सेना के सबसे शक्तिशाली 3 स्टार जनरलों में से एक थे। वह जिन्हें जनरल साहब कह सकते थे, वे इस देश में उंगलियों पर गिने जा सकते थे। श्री वर्मा ने बिना कुछ कहे जनरल मेहरा के मार्गदर्शन में उस सम्मानित स्थान की ओर कदम बढ़ाया जिसे कर्मचारियों ने पहले से तैयार किया था। जब वह गुजर रहे थे तो रेस्तरां के कर्मचारियों के साथ साथ कमांडर के स्टाफा के अधिकारी भी सम्मान में झुक गए। यह दृश्य ऐसा था जैसे कोई विशाल पहाड़ अपनी जगह से हिल रहा हो, जिसमें एक अजीब सा वजह और गंभीरता थी। अपनी सीट पर बैठने के बाद श्री वर्मा ने आखिरकार कर्नल राठौड़ की ओर देखा। उनकी आंखें वैसी ही थीं, लेकिन अब कर्नल को उनकी आंखों का असली मतलब समझ में आने लगा था। यह केवल शांति नहीं थी, यह एक कमांडर की गहरी और ठंडी नजर थी जो सब कुछ देख सकती थी और सब कुछ समा सकती थी। कर्नल राठौड़, लेफ्टिनेंट जनरल मेहरा ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में उसे पुकारा। कर्नल ने महसूस किया कि उसका शरीर अपने आप अकड़ गया है। क्या तुम जानते हो कि तुमने आज क्या किया है? कमांडर की आवाज में गुस्से से ज्यादा निराशा थी। कर्नल कोई जवाब नहीं दे सका। उसका दिमाग पूरी तरह से भ्रमित था। वह आदमी, एक जनरल, यह असंभव है। एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग जो बागवानी करता है, एक किराए के अपार्टमेंट में रहता है, वह एक 4 स्टार जनरल कैसे हो सकता है? तूफान शुरू हो चुका था और कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ खुद उस विशाल तूफान के केंद्र में थे। तूफान की शांत लेकिन सब कुछ नष्ट कर देने वाली आंख में। अध्याय 5, ढहती दीवारें। जनरल साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? कमांडर साहब, जहां तक मैं जानता हूं, जनरल तो केवल सेना प्रमुख और अन्य सेनाओं के प्रमुख ही होते हैं। क्या कोई गलतफहमी हुई है? कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ ने अपनी बची खुची तर्कशक्ति से यह सवाल किया। उनका दिमाग इस हकीकत को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। उनकी दुनिया, जो पद और हैसियत की मजबूत दीवारों पर बनी थी, एक अनजान बुजुर्ग के सामने ढह रही थी और वह इस बात को मान नहीं पा रहे थे। जनरल मेहरा ने जवाब देने के बजाय कर्नल को तिरस्कार और दया की मिली जुली नजरों से देखा। फिर उन्होंने सम्मानित सीट पर बैठे श्री वर्मा की ओर फिर से सिर झुकाया और कहा, जनरल अरुण वर्मा, यह सब मेरी गलती है कि मैंने अपने मातहत को ठीक से नियंत्रित नहीं किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जब जनरल मेहरा के मुंह से जनरल अरुण वर्मा का नाम स्पष्ट रूप से निकला तो कर्नल के दिमाग में कुछ टूट गया। अरुण वर्मा, यह नाम उन्होंने केवल किंवदंतियों में सुना था। सेना अकादमी के दिनों से ही उनके कानों में यह नाम गूंजता रहा था। वह सेना के एक नायक थे जो युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी, शानदार रणनीति और ईमानदार चरित्र के लिए सभी सैनिकों के सम्मान के पात्र थे। उन्होंने अनगिनत लड़ाइयां जीती थीं, सेना में सुधार किए थे और 4 स्टार जनरल के पद तक पहुंचे थे। फिर अचानक सब कुछ छोड़कर सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हो गए थे। नहीं नहीं, यह आदमी, कर्नल की आंखें बुरी तरह कांप रही थीं। उनकी यादें एक तूफान की तरह घूमने लगीं। पहली मुलाकात में महसूस हुई वह अनजानी गंभीरता, अभद्र सवालों के बावजूद उनका शांत रवैया और अंत में उनकी वह ठंडी, भेदी नजर, सब कुछ जुड़ रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि वह कितने मूर्ख और हास्यास्पद थे। एक कीड़े की तरह जो आसमान की ऊंचाई को जाने बिना उड़ता रहा और आज उसे एहसास हुआ कि वह सीधे सूरज से टकरा रहा था। आह! कर्नल के मुंह से एक बेमतलब की आह निकली। उनके पैरों की ताकत चली गई और वह लगभग वहीं गिरने वाले थे, लेकिन पास खड़े एक अधिकारी ने उन्हें सहारा दिया। उनका चेहरा एक लाश की तरह पीला पड़ गया था और उनके जीवन भर के अहंकार और गर्व की दीवारें धूल में मिल गई थीं। उनकी पत्नी मालिनी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उन्होंने अपने हाथ से लाखों का डिजाइनर बैग गिरा दिया और सुन्न खड़ी रहीं। जनरल, वह साधारण सा दिखने वाला बुजुर्ग और वह महिला,
जनरल की पत्नी उन्हें अपने कहे हुए सारे अपमानजनक शब्द याद आने लगे, जिनका कोई स्तर नहीं है। आम नागरिक लगती हैं कहकर उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था। उन्हें चक्कर आने लगा, जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रही हों। धन और सम्मान के खोखले खोल पर खड़ी होकर दुनिया को देखने वाली वह आज महसूस कर रही थीं कि वह कितनी तुच्छ और छोटी थीं। स्वीट में मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक ली थीं। केवल जनरल अरुण वर्मा की चुप्पी ही उस जगह पर भारी पड़ रही थी। उन्होंने एक घूंट चाय पी और फिर धीरे से कप नीचे रख दिया। वह छोटी सी आवाज कर्नल को किसी तूफान की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। जनरल मेहरा, तुमने बहुत ज्यादा हंगामा कर दिया। मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं इसे शांति से संभालना चाहता हूं? जनरल वर्मा की आवाज अभी भी धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी सत्ता थी जिसके आगे कमांडर भी झुक गए। मुझे माफ कर दीजिए जनरल साहब, लेकिन कर्नल राठौड़ ने जो किया है वह केवल एक व्यक्तिगत अशिष्टता नहीं है, बल्कि हमारी पूरी सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला एक गंभीर मामला है। अपने वरिष्ठों के प्रति सम्मान और शिष्टाचार हमारी सेना की नींव है, और उसने जनरल साहब के साथ ऐसी बदतमीजी की। जनरल मेहरा गुस्से से अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। वह जनरल अरुण वर्मा को अपने पूरे सैन्य जीवन में अपना आदर्श मानते आए थे। जब उन्हें पता चला कि ऐसे व्यक्ति का एक मामूली कर्नल ने अपमान किया है, तो उनका खून खौल उठा था। वह तुरंत कर्नल के रैंक छीन लेना चाहते थे, लेकिन जनरल वर्मा की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने इस बैठक का आयोजन किया था। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़। जनरल वर्मा ने आखिरकार उसका नाम लिया। कर्नल ने एक अपराधी की तरह कांपते हुए अपना सिर उठाया, जैसे वह अपनी सजा का इंतजार कर रहा हो। तुमने सेना में कितने साल सेवा की है? जी, इस साल 30 साल हो गए। 30 साल एक लंबा समय है। इतने लंबे समय में तुमने क्या सीखा है? अपने अधीनस्थों पर शासन करना और कमजोरों को कुचलना, या यह मानना कि रैंक ही चरित्र है? जनरल वर्मा का हर सवाल एक तलवार की तरह कर्नल के दिल में चुभ रहा था। वह कोई जवाब नहीं दे सका। जिन चीजों को वह जीवन भर सच मानता आया था, वे सब आज पूरी तरह से गलत साबित हो रही थीं। जिन सैनिकों को मैं जानता था, वे देश और लोगों के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार रहते थे। रैंक की परवाह किए बिना वे एक दूसरे को भाई कहते थे और एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे। लेकिन तुमने इस शानदार वर्दी को पहनकर उन लोगों का अपमान किया जिनकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए थी, और अपने बेटे की प्रेमिका को चोट पहुंचाई। क्या यही है वह सैनिक भावना जो तुमने 30 सालों में सीखी है? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। कर्नल आखिरकार घुटनों के बल गिर पड़े। उनके कंधे हल्के से कांप रहे थे। यह वह क्षण था जब उनका जीवन भर का स्वाभिमान, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, पूरी तरह से टूट गया था। उन्हें अब एहसास हुआ कि वह एक विशाल पर्वत के सामने एक धूल के कण के समान थे। माफी तुम्हें मुझसे नहीं मांगनी चाहिए, जनरल वर्मा ने ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहा। तुम्हें जिनसे वास्तव में माफी मांगनी है वे मेरी पत्नी और मेरी बेटी हैं। यह सुनकर कर्नल ने अपना सिर उठाकर सुधा वर्मा और पूजा की ओर देखा। सुधा वर्मा अभी भी भावहीन चेहरे से उसे देख रही थीं, और पूजा अपने बेटे रोहन की बाहों में चुपचाप रो रही थी। कर्नल घुटनों के बल उनकी ओर रेंगने की कोशिश करने लगा। तभी जनरल मेहरा ने उसे रोकते हुए एक निराश आवाज में कहा, 1 मिनट राठौड़, तुम्हें अभी भी अपने अपराध का आधा भी एहसास नहीं है। जी, इसका क्या मतलब? जनरल मेहरा ने कांपती नजरों से सुधा वर्मा की ओर देखा। वह उनसे आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और लगभग कराहते हुए बोले, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? कर्नल ने हैरान होकर सुधा वर्मा की ओर देखा। जनरल की पत्नी ही तो है, क्या इससे ज्यादा भी कुछ है? उसकी समझ से परे स्थितियां लगातार बनती जा रही थीं। जनरल मेहरा ने एक गहरी सांस ली और जैसे दुनिया का सबसे बड़ा राज खोल रहे हों, कांपती आवाज में सच्चाई का आखिरी टुकड़ा सामने रखा। वह मेजर जनरल सुधा वर्मा है, भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट आर्म ऑफिसर, जिन्होंने सबसे कम उम्र में जनरल का पद हासिल किया था। वह एक महान महिला सैनिक मेजर जनरल सुधा वर्मा है। उस पल स्वीट के अंदर की हवा पूरी तरह से जम गई। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेजर जनरल सुधा वर्मा, वह अपने सुने हुए शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। जिस महिला का उसने आम नागरिक कहकर मजाक उड़ाया था,
और जिसे उसने यह कहकर नजरअंदाजा किया था कि महिलाओं को सिर्फ घर का काम करना चाहिए, वह उससे कहीं ऊंचे पद की एक महान जनरल थी। उसकी ढह चुकी दीवारें अब राख बनकर हवा में उड़ रही थीं। जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल मेहरा के मुंह से मेजर जनरल सुधा वर्मा का नाम निकला, समय रुक गया और जगह निर्वात हो गई। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ सांस लेना भी भूल गए। उनके दिमाग ने जानकारी को संसाधित करना बंद कर दिया था। उनके सामने खड़ी उस सौम्य अधेड़ महिला और सेना के इतिहास में एक अध्याय लिखने वाली लौह महिला मेजर जनरल सुधा वर्मा की छव्य किसी भी तरह से एक साथ नहीं जुड़ पा रही थी। उनके मन में महिला सैनिकों के प्रति गहरी जड़ें जमाए हुए पूर्वाग्रह थे। वह मानते थे कि महिला सैनिक युद्ध से दूर प्रशासनिक कार्यों के लिए होती हैं, केवल सजावटी जुंजे। और जिस महिला को उन्होंने इतना नीचा दिखाया था, जिसे उन्होंने एक आम नागरिक माना था, वह उनसे कहीं ऊंचे पद की एक महान कमांडर थी। यह केवल एक झटका नहीं था, यह उनके पूरे विश्व दृष्टि को नष्ट करने वाली घटना थी। मैडम। कर्नल के होंठ कांपे और उन्होंने बमुश्किल यह शब्द निकाला। वह घुटनों के बल झुके रहे और अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनकी पीठ से पसीने की धार बह रही थी। उनके कहे हुए हर शब्द जहरीले खंजर बनकर उनके अपने दिल में चुभ रहे थे। घर संभालने की बात, ससुराल वालों को दखल नहीं देना चाहिए की बात, और आम नागरिक लगती हैं कहकर किया गया वह अपमानजनक मजाक। उनकी पत्नी मालिनी तो लगभग बेहोश होने वाली थीं। उनका दिमाग खाली हो गया था। एक जनरल और एक मेजर जनरल, ऐसे लोग जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थीं, उनके सामने उन्होंने एक बाजारू व्यापारी की तरह अपमान किया और उनका मोल भाव करने की कोशिश की। उन्हें आज एहसास हुआ कि उनके पति का पद और उनकी दौलत उन लोगों के सामने कितनी तुच्छ और खोखली थी। वह वहीं जमीन पर बैठ गईं और बिना कोई आवाज किए बस अपना मुंह खोलती बंद करती रहीं। भारी चुप्पी को मेजर जनरल सुधा वर्मा ने तोड़ा। वह अपनी जगह से उठीं और घुटनों के बल झुके कर्नल के सामने धीरे धीरे चलीं। उनके जूतों की आवाज संगमरमर के फर्श पर साफ सुनाई दे रही थी और हर कदम के साथ कर्नल का दिल नीचे गिरता जा रहा था। मेजर जनरल वर्मा उनके ठीक सामने आकर रुकीं और फिर एक ठंडी और साफ आवाज में बोलीं। उनकी आवाज में गुस्सा या तिरस्कार नहीं, बल्कि गहरी निराशा और एक सर्द गंभीरता थी। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़, अपना सिर ऊपर उठाओ। यह एक ऐसा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। कर्नल एक कांपते हुए पेड़ की तरह धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगे और फिर उनकी नजरें मेजर जनरल वर्मा से मिलीं, जो उन्हें नीचे देख रही थीं। उनकी आंखें एक गहरी और शांत झील की तरह थीं, लेकिन उनमें सब कुछ भेद लेने वाली एक तेज अंतर्दृष्टि चमक रही थी। मेरा चेहरा ध्यान से देखो। मेरे चेहरे पर कहां लिखा है कि मैं एक आम नागरिक हूं? मैडम, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम्हारी माफी सुनने नहीं आई हूं। मेरे सवाल का जवाब दो, कर्नल। मेजर जनरल वर्मा की आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसमें एक जनरल की विशिष्ट, सामने वाले पर हावी हो जाने वाली शक्ति थी। कर्नल ने अपने होंठ भींचे, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। तुमने मुझे इसीलिए नीचा देखा क्योंकि मैं एक महिला हूं और मेरे कपड़े साधारण हैं। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सेना का मतलब सत्ता है, पद लोगों को मापने का पैमाना है और कपड़े हैसियत का प्रतीक हैं, है ना? तुमने अपनी इस छोटी सी सत्ता के सहारे अपना पूरा जीवन जिया है, अपने से कमजोरों को कुचलकर, और जो तुम्हारे मानकों पर खरे नहीं उतरते उन्हें नजरअंदाज करके। यही तुम्हारा जीने का तरीका रहा है। लेकिन कर्नल, तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। सच्चा अधिकार चमकते हुए रैंकों से नहीं, बल्कि उस वर्दी के भीतर के चरित्र और आत्मा से आता है। तुमने वर्दी तो पहनी, लेकिन तुम एक सच्चे सैनिक नहीं थे। मेजर जनरल वर्मा का एक एक शब्द एक तेज छुरी की तरह कर्नल के अहंकार और पाखंड से भरे मन को चीर रहा था। वह एक भी शब्द का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि उनकी हर बात सच थी और एक भी छा सकता है। उनकी चांस की खरमा को आज की पारखा। मैं आज अपनी बेटी की बैठक में जनरल सुधा वर्मा के रूप में नहीं, बल्कि मां सुधा वर्मा के रूप में आई थी। मेरे पति भी जनरल अरुण वर्मा के रूप में नहीं, बल्कि पिता अरुण वर्मा के रूप में यहां बैठे थे। हम सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की कामना करने वाले साधारण माता पिता थे, लेकिन तुमने उन साधारण माता पिता के दिल में छुरा घोंपा और मेरी बेटी की आंखों से आंसू बहाए। उनकी आवाज थोड़ी कांपी,
यह गुस्से की कांपकापी नहीं थी, बल्कि एक मां के अपने बच्चे के प्रति दर्द भरे दिल से निकली कांपकापी थी। उस पल कर्नल को अपने अपराध का असली वजन समझ में आया। उसने केवल अपने वरिष्ठों का अपमान नहीं किया था, उसने एक आदमी की पत्नी, एक महिला के पति और एक बच्चे के माता पिता को कुचला था। कर्नल राठौड़। इस बार सम्मानित सीट पर बैठे जनरल अरुण वर्मा ने बोलना शुरू किया। तुमने आज दो बड़े अपराध किए हैं। पहला, सेना के अनुशासन को भंग करने का अपराध, और दूसरा, एक परिवार को तोड़ने की कोशिश करने का अपराध। पहले अपराध की सजा तुम्हें सैन्य कानून के तहत मिल सकती है, लेकिन दूसरा अपराध एक ऐसा सलीब है जिसे तुम्हें जीवन भर खुद उठाना होगा। जनरल वर्मा के इस फैसले जैसे शब्दों से कर्नल पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने अपना माथा फर्श पर टेक दिया और फूट फूट कर रोने लगे। मैंने गलती की, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की। प्लीज बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं अभी इसी वक्त अपनी वर्दी उतार दूंगा। प्लीज प्लीज मेरे बेटे का भविष्य मत बर्बाद कीजिए। वह अपनी सजा से ज्यादा इस बात से डर रहे थे कि इस घटना से उनके बेटे रोहन के भविष्य पर कोई दाग न लग जाए। भले ही उनका तरीका गलत था, लेकिन वह भी एक पिता थे जो अपने बेटे से प्यार करते थे। तभी जो चुपचाप खड़ा था, रोहन आगे आया। उसने एक पल के लिए अपने रोते हुए पिता को देखा और फिर जनरल अरुण वर्मा और मेजर जनरल सुधा वर्मा के सामने गहरा सिर झुकाया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पिता की ओर से माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं कि आज मेरे पिता ने आप दोनों और पूजा को जो चोट पहुंचाई है, वह किसी भी शब्द से माफ नहीं की जा सकती। लेकिन एक बेशर्म विनती है, प्लीज मेरे पिता को माफ कर दीजिए। और फिर वह अपने पिता कर्नल की ओर मुड़ा। पापा उठिए, वर्दी उतारना कोई हल नहीं है। आपको जो वास्तव में करना है वह है उस वर्दी का वजन समझना और अपने बाकी जीवन में एक सच्चा सैनिक बनकर जीना। एक ऐसा सैनिक जिसे उसके पद के लिए नहीं, बल्कि उसके चरित्र के लिए सम्मान मिले। अपने बेटे के इस समझदार रूप को देखकर कर्नल ने रोना बंद कर दिया और उसे हैरानी से देखने लगे। जिस बेटे को वह हमेशा बच्चा और कमजोर समझते थे, वह आज उनसे कहीं ज्यादा बड़ा और समझदार हो गया था। स्वीट में भारी चुप्पी छा गई। सभी जनरल अरुण वर्मा और मेजर जनरल सुधा वर्मा के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे थे। यह न्याय का समय था। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ का भाग्य और दो युवाओं का प्यार अब उनके शब्दों पर टिका था। मेजर जनरल सुधा वर्मा ने अपने पति जनरल अरुण वर्मा की ओर देखा और जनरल ने अपनी पत्नी की आंखों को पढ़कर चुपचाप सिर हिला दिया। उनका फैसला हो चुका था। अध्याय 7, तूफान के बाद न्याय का समय आ गया था। स्वीट में मौजूद सभी की नजरें जनरल अरुण वर्मा और मेजर जनरल सुधा वर्मा पर टिकी थीं। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ फर्श पर झुके हुए अपने भाग्य का इंतजार कर रहे थे। उनके कानों में केवल उनके बेटे रोहन की आवाज, उनका अपना रोना और उनकी पत्नी की हल्की सिसकियां गूंज रही थीं। जीवन भर की कमाई हुई इज्जत और स्वाभिमान एक पल में ढह जाने के बाद उनके पास केवल निराशा बची थी। उन्हें डर था कि न केवल उन्हें वर्दी उतारनी पड़ेगी, बल्कि अपमानजनक सेवानिवृत्ति के साथ सैन्य अदालत का सामना भी करना पड़ सकता है। एक लंबी और भारी चुप्पी के बाद जनरल अरुण वर्मा की धीमी आवाज गूंजी, उठो कर्नल। उस आवाज में न तो गुस्सा था और न ही फटकार, बस एक अथाह शांति थी। कर्नल हिचकिचाए। उनके पास उठने का साहस नहीं था। उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए एक अपराधी की तरह कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उठने के लायक नहीं हूं। जो व्यक्ति मेरे बेटे का ससुर बन सकता है, वह हमेशा के लिए इस तरह फर्श पर नहीं पड़ा रह सकता। ससुर। कर्नल ने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस स्थिति में यह शब्द सुनने को मिलेगा। उन्होंने सावधानी से अपना सिर उठाया। जनरल वर्मा अभी भी अपनी सीट पर बैठे उन्हें देख रहे थे। उनकी नजरें अब किसी न्यायाधीश की नहीं थीं। वे एक अनुभवी, एक पिता की नजरें थीं, जो एक भटके हुए जूनियर को देख रहा था। मेरा तुम्हें सैन्य अदालत में ले जाने का कोई इरादा नहीं है। जनरल की बात सुनकर पास खड़े कोर कमांडर ने राहत की सांस ली। लेकिन जनरल के अगले शब्दों ने कर्नल के लिए सैन्य कानून से भी ज्यादा भारी और कठिन सजा का संकेत दिया। सैन्य कानून तुम्हारा रैंक तो छीन सकता है, लेकिन तुम्हारी गलत सोच को नहीं बदल सकता। तुम्हें सजा की नहीं,
बल्कि सच्चे आत्मचिंतन के अवसर की जरूरत है। इसीलिए मैं तुम्हारी माफी के लिए एक शर्त रखना चाहता हूं। शर्त? कैसी शर्त साहब? हां, अगर तुम इस शर्त को स्वीकार करते हो और इसे पूरी ईमानदारी से निभाते हो तो मैं भी आज की घटना को भूलने की कोशिश करूंगा। बेशक मेरी पत्नी और बेटी का दिल जीतना पूरी तरह से तुम्हारी सिंसेरिटी पर निर्भर करेगा। कर्नल ने अपना थूक निगला। वह किसी भी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। उन्हें स्वीकार करना ही था। आप बस आज्ञा दीजिए जनरल साहब, मैं किसी भी शर्त को अपनी जान देकर भी पूरा करूंगा। उनके इस नाटकीय जवाब पर जनरल वर्मा हल्के से मुस्कुराए। जान देने की जरूरत नहीं है, बस उस स्वाभिमान को थोड़ी देर के लिए नीचे रख दो जिसे तुम जीवन भर पूजते आए हो। जनरल वर्मा एक पल के लिए रुके और कर्नल की आंखों में सीधे देखा। मेरे या मेरी पत्नी के पास नहीं, बल्कि अपने बेटे रोहन और मेरी बेटी पूजा के पास जाओ और उन बच्चों के सामने घुटने टेको और अपनी गलती के लिए सच्चे दिल से माफी मांगो। अपने अहंकार से उन दोनों के प्यार को चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगो और उनकी शादी की इजाजत देने के बजाय उनसे यह विनती करो कि वे तुम्हें उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर दें, एक पिता के रूप में नहीं बल्कि एक अपराधी के रूप में। कर्नल का चेहरा सफेद पड़ गया। अपने बेटे के सामने घुटने टेकना यह उनके लिए मौत से भी बदतर अपमान था। वह मानते थे कि पिता का स्थान भगवान के समान होता है। ऐसे पिता का अपने बच्चे के सामने घुटने टेकना परिवार के लिए शर्म की बात थी और पिता के रूप में उनके सारे अधिकार को त्यागने जैसा था। उनके मन में स्वाभिमान का आखिरी टुकड़ा चीख रहा था। उनके इस संघर्ष को समझते हुए मेजर जनरल सुधा वर्मा ने ठंडक से कहा, क्या यह इतना मुश्किल है? कर्नल, तुमने कहा था कि तुम अपने बेटे से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा प्यार अपने बेटे को अपनी संपत्ति समझने और उसे अपनी इज्जत का एक जरिया बनाने की एक विकृत इच्छा मात्र थी। अगर तुम सच में अपने बेटे से प्यार करते हो तो तुम्हें उसकी खुशी के लिए अपने पिता होने का घमंड, खुशी छोड़ देना चाहिए। उनके शब्द सीधे निशाने पर लगे थे। कर्नल के पास कहने को कुछ नहीं था। उन्होंने हमेशा अपने बेटे से प्यार करने का दावा किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसके दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। उन्होंने हमेशा अपने मानक और उम्मीदें उस पर थोपी थीं। और श्रीमती मालिनी। मेजर जनरल वर्मा की नजरें फर्श पर बैठी मालिनी पर गईं। अपना नाम सुनकर मालिनी चौंक गईं और अपना सिर उठाया। आपके लिए भी एक शर्त है। जिस लड़की को आपने जीवन भर बिना किसी पृष्ठभूमि और संपत्ति के तुच्छ समझा, मेरी बेटी पूजा का हाथ पकड़ो और सच्चे दिल से माफी मांगो। अपनी भौतिकवादी सोच से पूजा के दिल को गहरी चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगो और यह शपथ लो कि आगे से तुम पूजा को अपने घर की शान बढ़ाने वाली कोई सजावट की चीज नहीं, बल्कि दिल से अपनी असली बेटी के रूप में स्वीकार करोगी। तुम्हें महंगे तोहफों के बजाय गर्मजोशी और सच्चाई दिखानी होगी। मालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उनके लिए यह स्वाभिमान से परे उनके पूरे जीवन को नकारने जैसा था। उन्होंने अपना पूरा जीवन धन और सम्मान के पीछे भागते हुए बिताया था। लोगों से मिलते समय, रिश्ते बनाते समय उन्होंने हमेशा उन्हें तौला था। ऐसे में एक गरीब बहू से सच्चे दिल से माफी मांगना और उसे दिल से अपनाना उन्हें असंभव लग रहा था। स्वीट में फिर से चुप्पी छा गई। अब चुनाव पूरी तरह से कर्नल और उनकी पत्नी के हाथ में था। क्या वे अपने आखिरी स्वाभिमान को बचाकर सब कुछ खो देंगे या सब कुछ त्याग कर एक नई शुरुआत का अवसर प्राप्त करेंगे? समय अनंत काल की तरह लंबा महसूस हो रहा था। कर्नल के दिमाग में एक भयंकर युद्ध चल रहा था। उनका अहंकार और पाखंड एक पिता के रूप में उनके बचे खुचे प्यार से लड़ रहा था। उन्होंने अपने बेटे का चेहरा याद किया, पूजा का हाथ पकड़े, रोते हुए भी अपने लिए माफी मांगने वाले बेटे का चेहरा, और जिस लड़की से वह प्यार करता था, पूजा का चेहरा, जिसके कारण उन्हें इतनी गहरी चोट लगी थी और जिसके कारण पिता और पुत्र के बीच रिश्ते टूटने की नौबत आ गई थी। मैंने यह क्या कर दिया? उन्हें आखिरकार एहसास हुआ जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहे थे। वह सम्मान या परिवार नहीं, बल्कि एक खोखले खोल जैसा घमंड था, और उस घमंड के कारण उन्होंने अपने बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया था और खुद भी विनाश के रास्ते पर चल पड़े थे। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उठे और फिर लड़खड़ाते कदमों से वह उस जगह की ओर चले जहां उनका बेटा रोहन और पूजा खड़े थे। उनका हर कदम ऐसा लग रहा था
जैसे वह हजारों किलो का बोझ उठाए हुए हों। रोहन और पूजा के सामने खड़े होकर वह कुछ देर तक कुछ नहीं बोल पाए, बस कांपती नजरों से अपने बेटे और उस लड़की को देखते रहे जिससे वह प्यार करता था। उनकी आंखों से पछतावा, शर्म और अफसोस के मिले जुले गर्म आंसू बहने लगे। और अंत में धम, कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ अपने बेटे और पूजा के सामने घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी कमर, जो जीवन भर सीधी रही थी, आखिरकार सबसे नीचे की ओर झुक गई थी। जिस क्षण कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ ने घुटने टेके, स्वीट में मौजूद सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। उनके बेटे रोहन ने आश्चर्य और दुहक के मिले जुले भावों से अपने पिता को देखा। उनके पिता की पीठ, जो हमेशा आसमान की तरह ऊंची और मजबूत लगती थी, आज इतनी छोटी और असुरक्षित लग रही थी। वह दौड़कर अपने पिता को उठाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह जानता था कि यह एक ऐसा पहाड़ है जिसे उसके पिता को खुद पार करना है, और यह एक ऐसी कीमत है जिसे उन्हें खुद चुकानी है। पूजा भी उतनी ही हैरान थी। जिस व्यक्ति ने उसे इतना तुच्छ समझा और अपमानित किया था, उसकी इस दयनीय स्थिति को देखकर उसे बदले की भावना के बजाय गहरी सहानुभूति महसूस हुई। पापा, रोहन की आवाज कांप रही थी। कर्नल ने अपना सिर उठाए बिना फर्श की ओर देखते हुए कहा। उनकी आवाज बहुत भारी थी और हर शब्द को कहना बहुत मुश्किल लग रहा था। पूजा बेटी और मेरे बेटे रोहन। उन्होंने पूजा बेटी शब्द बमुश्किल अपने मुंह से निकाला। जीवन भर दूसरों को आदेश देने के आदी उनके लिए सम्मानजनक संबोधन अपरिचित और अजीब था। मैंने गलती की। सब कुछ मेरे अहंकार और पूर्वाग्रहों के कारण हुआ। मैं एक अच्छा पिता नहीं था और निश्चित रूप से एक अच्छा सैनिक भी नहीं। मैं बस अपने पद और हैसियत के कवच के पीछे छिपा एक कायर था जो दुनिया से डरता था। उनके कंधे हिलने लगे। गर्म आंसू उनके पुराने स्वाभिमान को पिघलाते हुए ठंडे संगमरमर के फर्श पर टपक रहे थे। मैंने तुम दोनों के प्यार को समझने की कोशिश नहीं की। नहीं, मैंने जानबूझकर उसे नजरअंदाजत किया, सिर्फ इसलिए कि वह मेरे मानकों पर खरा नहीं उतरता था। मैंने दुनिया की सबसे कीमती चीज को तुच्छ समझा और उसे कुचल दिया। पूजा बेटी, मैंने आज तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को जो चोट पहुंचाई है, उसके लिए मैं जीवन भर भी माफी मांगूं तो कम है। मैं जानता हूं कि मुझ जैसा आदमी तुम्हारी शादी के बारे में बात करने के भी लायक नहीं है, लेकिन बेशर्मी से मैं बस यह चाहता हूं कि तुम यह जानो, मैं सच में तुम्हारी खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। बस मेरा तरीका गलत था। उनका यह कबूलनामा भले ही अपरिष्कृत था, लेकिन उसमें गहरी सच्चाई थी। यह अधिकार और दिखावे के खोल को उतार चुके एक कमजोर इंसान का दर्दनाक आत्मस्वीकार था। कृपया इस नालायक पिता को माफ कर दो और तुम दोनों की शादी। वह एक पल के लिए रुके और एक गहरी सांस ली, और फिर अपने बेटे और पूजा की आंखों में देखते हुए कांपती आवाज में अपनी शर्त पूरी की। क्या तुम इस पिता को तुम्हारी शादी को आशीर्वाद देने की इजाजत दोगे? यह कहकर कर्नल ने गहरा सिर झुका लिया। यह वह क्षण था जब वह अपने बेटे और होने वाली बहू के सामने अपने बचे हुए जीवन की भीख मांग रहे थे। तभी जो जमीन पर बैठी थीं, मालिनी लड़खड़ाते हुए उठी। उन्होंने अपने पति की हालत देखकर और नजरअंदाज नहीं कर सकी। वह अपने कीमती गहनों और डिजाइनर कपड़ों के बावजूद बहुत दयनीय लग रही थीं और पूजा के पास गईं। बेटी, नहीं, पूजा। वह पूजा का हाथ पकड़ना चाहती थीं, लेकिन अपने हाथों पर शर्मिंदगी महसूस करके एक पल के लिए हिचकिचाईं। जीवन भर योया और संस्कारी होने का नाटक करने वाली वह आज दुनिया की सबसे गिरी हुई इंसान महसूस कर रही थीं। मेरे पास भी कहने को कुछ नहीं है। मैंने आज तुमसे जो बातें कहीं, वे किसी इंसान को नहीं कहनी चाहिए थीं। मुझे शायद जलन हो रही थी। तुम्हारी जवानी, तुम्हारी मासूमियत और रोहन की तुम्हें देखने वाली प्यार भरी नजरें, शायद मैं उन सभी चीजों से नफरत करती थी जो मेरे पास नहीं थी। इसीलिए मैंने तुमसे इतना बुरा बर्ताव किया। माफी मांगने का भी मेरा कोई हक नहीं है। उनकी आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने अपनी कलाई से करोड़ों का हीरे का ब्रेसलेट उतारने की कोशिश की। यह लो, मेरी माफी के तौर पर। उसी क्षण पूजा ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं आंटी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पूजा की आवाज दृढ़ लेकिन गर्मजोशी से भरी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और मालिनी को सीधे देखते हुए कहा, मुझे आपसे या अंकल से कोई मुआवजा नहीं चाहिए। मैं बस यह चाहती हूं कि आप रोहन के लिए मेरे प्यार का सम्मान करें और मुझे उसकी पत्नी के रूप में
और अपनी बेटी के रूप में सच्चे दिल से स्वीकार करें। बस इतना ही काफी है। पूजा मालिनी को छोड़कर घुटनों के बल बैठे कर्नल के पास गई और फिर वह उनके सामने चुपचाप घुटनों के बल बैठ गई और उनकी आंखों में देखा। अंकल, उठिए, आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको तो हमारी सबसे बड़ी ताकत बनना है। उसने अपना रुमाल निकालकर कर्नल के आंसू पोंछे। उस छोटी सी गर्मजोशी से कर्नल की बची खुची तर्कशक्ति भी ढह गई। वह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। यह देखकर जनरल अरुण वर्मा और मेजर जनरल सुधा वर्मा की आंखें भी नम हो गईं। उन्हें एक बार फिर एहसास हुआ कि उनकी बेटी कितनी समझदार और गहरे दिल की है। माफी का मतलब दूसरे को झुकाना नहीं, बल्कि अपने घायल मन को ठीक करना और बड़े प्यार की ओर बढ़ना है। यह पूजा ने खुद करके दिखाया था। रोहन ने आगे बढ़कर अपने पिता और पूजा को उठाया। उसने अपने पिता को सहारा दिया और पूजा का हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, मां, अब जब आपने अपनी सच्चाई दिखा दी है तो हमें भी जवाब देना होगा। रोहन ने पूजा की आंखों में देखा और दोनों अपने माता पिता की ओर मुड़े और फिर चारों माता पिता के सामने एक साथ खड़े होकर गहरा सिर झुकाया। पापा, मां, हमारी शादी की इजाजत देने के लिए धन्यवाद। हम एक दूसरे की देखभाल करेंगे, प्यार करेंगे और जीवन भर खुश रहेंगे। यह चोटों से उबरकर एक नई शुरुआत की शपथ थी। संघर्ष और गलतफहमियों से भरी वह बैठक आंसू और माफी के जरिए आखिरकार एक सच्चे परिवार के जन्म का संकेत दे रही थी। जनरल अरुण वर्मा ने चुपचाप अपनी जगह से उठकर कर्नल के खाली चाय के कप में गर्म चाय भर दी। चाय के कप से उठती भाप ऐसी लग रही थी जैसे वह पिछली रात के बुरे सपने को धोकर एक नई सुबह का स्वागत करने वाली उम्मीद की किरण हो। टूटे हुए रिश्तों के टुकड़े इस तरह अनाड़ी लेकिन सच्चे दिलों से सावधानी से फिर से जोड़े जा रहे थे। उपसंहार। कुछ महीने बीत गए, मौसम बदल गया और दिल्ली की सड़कों पर पेड़ों की नंगी शाखाओं पर हरी कौंपलें फूटने लगी थीं। एक गर्म वसंत के दिन रोहन और पूजा ने आखिरकार शादी कर ली। उनकी शादी कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ की इच्छा के अनुसार भव्यता से दूर, सादगी और गरिमा से भरी हुई थी। आयोजन स्थल कोई आलीशान बैंक्वेट हॉल नहीं, बल्कि दिल्ली छावनी में स्थित एक छोटा सुंदर मंदिर था। यह दोनों परिवारों की इच्छा थी कि देश के लिए जीवन समर्पित करने वाले नायकों के बीच वे अपनी पवित्र शपथ लें। मेहमान भी केवल करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही थे, लेकिन यह किसी भी भव्य शादी से ज्यादा आशीर्वाद और सच्चाई से भरा था। शादी के मुख्य आकर्षण निश्चित रूप से रोहन और पूजा थे, लेकिन मेहमानों का ध्यान आश्चर्यजनक रूप से कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ और उनकी पत्नी मालिनी पर ज्यादा था। कुछ महीने पहले की घटना कुछ ही लोगों को पता थी, लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे वे उनके बदलाव पर हैरान थे। कर्नल विक्रम सिंह राठौड़ अब वह अहंकारी और अधिकारवादी सैनिक नहीं थे। वह पूरी शादी में एक सौम्य मुस्कान और विनम्रता के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। विशेष रूप से पूजा के मेहमानों के प्रति वह और भी विनम्र और सम्मानजनक थे। मालिनी का बदलाव तो और भी नाटकीय था। वह अब खुद को महंगे गहनों और डिजाइनर कपड़ों से नहीं सजाती थीं। एक साधारण लेकिन सुंदर साड़ी में वह पहले से कहीं ज्यादा सुरुचिपूर्ण और गरिमापूर्ण लग रही थीं। वह पूरे समय दुल्हन के कमरे में पूजा के पास रहीं, घबराई हुई बहू का हाथ पकड़ती रहीं और उसके कपड़े ठीक करती रहीं, एक सगी मां से भी ज्यादा देखभाल करते हुए। उनकी आंखों में अब बहू को तौलने वाली सांस की तीक्ष्णता नहीं, बल्कि एक बेटी के लिए मां का गर्मजोशी भरा प्यार था। कुछ और साल बीत गए। दिल्ली के पास एक शांत उपनगरीय घर के बड़े बगीचे में एक छोटे बच्चे की हंसी की आवाज गूंज रही थी। यह रोहन और पूजा के बेटे मिहिर के पहले जन्मदिन की पार्टी थी। दादाजी और ऊंचा मिहिर अपने दादाजी के कंधों पर बैठकर ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। बच्चे को अपने कंधों पर उठाए हुए दादाजी कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंह राठौड़ थे। उन्होंने कुछ साल पहले सम्मानपूर्वक सेना से सेवानिवृत्ति ले ली थी। सभी को उम्मीद थी कि वह जनरल बनेंगे, लेकिन उन्होंने खुद ही उस पद को अस्वीकार कर दिया और अपने जूनियर्स के लिए रास्ता बना दिया। वह अब पद के पीछे नहीं भागते थे। इसके बजाय उन्हें अपने पोते की देखभाल करने वाले एक साधारण दादाजी के जीवन में ज्यादा खुशी मिलती थी। अरे लड़के, दादाजी को गिरा दोगे क्या? चलो अब दूसरे दादाजी के पास चलते हैं।
विक्रम सिंह ने बच्चे को उठाकर बगीचे के एक कोने में बागवानी कर रहे अरुण वर्मा के पास ले गए। वे दोनों अब पद से परे गहरे दोस्त और समधी बन गए थे। समधी जी, हमारे पोते को देखिए, ऐसा लगता है जैसे आसमान में उड़ जाएगा। यह अपने दादा विक्रम जैसा ही ऊर्जावान है। मिहिर, यहां आओ बेटा, दादाजी तुम्हें ताजा तोड़ा हुआ टमाटर देंगे। दोनों दादाजी को अपने पोते को देखकर हंसते हुए बरामदे में बैठी दोनों दादियां खुशी से देख रही थीं। अरे समधन जी, उन दोनों को तो देखिए, कोई कहेगा कि वे जीवन भर के दोस्त हैं। मालिनी ने हंसते हुए कहा। वह अब उस अतीत को भूल चुकी थीं जब उन्हें मैडम न कहे जाने पर अजीब लगता था। वह अब सुधा जी के साथ सामाजिक कार्यों में भाग लेती थीं और सादे जीवन में खुशी ढूंढना सीख रही थीं। सही कहा, तूफान के बाद जमीन और भी मजबूत हो जाती है, सुधा जी ने एक कप गर्म चाय देते हुए जवाब दिया। तभी रोहन और पूजा केक लेकर बरामदे में आए। पूरा परिवार मिहिर के चारों ओर इकट्ठा हो गया और जन्मदिन का गीत गाने लगा। एक छोटे बच्चे की मोमबत्ती की लौ ने दोनों परिवारों के प्यार को एक साथ रोशन कर दिया। एक समय का वह भयंकर तूफान अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। जहां घाव थे, वहां अब गहरी समझ और प्यार ने जड़ें जमा ली थीं। जो परिवार कभी एक दूसरे को चोट पहुंचाते थे, वे अब एक दूसरे के लिए सबसे मजबूत सहारा बन गए थे। रोहन और पूजा ने एक दूसरे को देखकर चुपचाप मुस्कुराया। यह उनके प्यार का चमत्कार था, और वह चमत्कार तूफान के बाद आए साफा आसमान की तरह उनके जीवन को लंबे समय तक रोशन करता रहेगा।